नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई है और खबर यह है कि संसद द्वारा एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किए जाने के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में 1 महीने के लिए जनजागरण अभियान शुरू हो रहा है, जो 11 सितंबर को जिसका समापन होगा, क्योंकि 11 सितंबर को ही ये अधिनियम पारित हुआ था। खबर एक राजनीतिक दल अपना जनसंपर्क बढ़ाने का प्रयास करेगा, यह है। लेकिन जब मैं एक्सरे से देखता हूं, क्योंकि एक खबर उत्तर प्रदेश की है, इसी उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के। इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पिछले 2 टर्म से है। इसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व का ध्वजवाहक अपने आप को मानते हैं, वो मुख्यमंत्री है। और इसी उत्तर प्रदेश में अमित शाह पहली बार कहीं ना कहीं हारते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां वहां अमित शाह के रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां अमित शाह के कब्जे में चीजें नहीं है, और पिछले कई दिनों से, कई सालों से यदि कहें हम, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में तलवारें खींची हुई है। ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की बुरी तरह से हारी है। यदि आज बीजेपी 240 पे अटकी है और बैसाखियों पे केंद्र की सरकार है, तो एक बैसाखी महाराष्ट्र ने लगवा दी, तो एक बैसाखी उत्तर प्रदेश में लगवा दी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक फोकल सेंटर हो गया है कांग्रेस का। कांग्रेस को जो भी सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, वो यकीनन अखिलेश के वजह से मिली है। क्योंकि जब प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी बन के गई थी उत्तर प्रदेश में, तो लोगों को बहुत आशाएं थी। महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र और बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन जब नतीजे आ गए तो कांग्रेस पार्टी मात्र 2.5% पे अटक गई। यानी उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां कांग्रेस का मत प्रतिशत 2.5% रह गया। ऐसे में कांग्रेस को भी यदि सत्ता में आना है और आगे पीछे इंडिया गठबंधन को अपना टैली और बढ़ाना है, तो कब तक ये अखिलेश यादव पे बोझ बने रहेंगे। उन्हें अपनी भी जमीन कहीं ना कहीं तैयार करनी होगी, और इसी अभियान के चलते कांग्रेस ने यह अभियान शुरू किया है। खासकर अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब के कोटे में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, जाति जनगणना, ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे आम जनता तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि ये जनरली टेक्निकल इश्यूज है। सर्वोच्च न्यायालय का दिया हुआ निर्णय, उसमें कांग्रेस क्या चाहती है, खरगे साहब ने जिस हिसाब से केंद्र सरकार को घेरते हुए सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को पलटने की बात कही है, क्रीम लेयर खत्म ना हो। और उनका ये कहना कि क्रीम लेयर वाले जो है, जिनके पास पैसे भी है, क्या उन्हें सामाजिक सम्मान मिलता है, समाज में वो स्थान मिलता है जो अन्य धर्म जातियों के पैसे वालों को मिलता है। उनका भी एक सोच सही है। तो वो विचार जन मानस तक लेके जाना है। एक वक्त संशोधक विधेयक आया था, जो बाद में पीएससी को रेफर किया गया। उसके पीछे विपक्ष ने बहुत आवाज उठाई। उसके मायने क्या है, यह भी मुसलमानों को समझाने को जरूरी है।
उसके बाद ओबीसी जाति जनगणना, पिछड़ों के ऊपर किया गया अन्याय, क्योंकि 1989 में यानी 1989 में जो बिल पारित हुआ है एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, वो बिल पारित होके 25 साल तो हो गए, लेकिन क्या वाकई ये बिल सही मायने में लागू हुआ? यदि आज भी गुजरात में जहां 35 साल से राम राज्य है, बीजेपी की सरकार है, पिछले 10-15 साल से 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, बीच में भी अटल जी के समय डबल इंजन की सरकार थी, वहां आज भी गॉगल पहनने पे यदि दलित पीटता है, उत्तर प्रदेश में दलित पुलिस प्रोटेक्शन के सिवा घोड़ी पे अपनी बारात नहीं निकाल सकता, या नदी का पानी पीने पे दलित लड़की पीटी जाती है क्योंकि उसने पानी अपवित्र कर दिया। यदि ये चीजें सारी है, यदि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पे नाम चिन्हित कर दलितों की दुकानें भी रेखांकित की जाती है, तो क्या सही मायने में उत्तर प्रदेश में एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 लागू हुआ क्या? इन तमाम अधिकारों का जानकारी, अधिकारों की जानकारी आम जनता तक, खासकर एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम गरीब, इन तक पहुंचाने का जिम्मा कांग्रेस संगठन ने उत्तर प्रदेश में लिया है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो बीजेपी 240 पे आई है और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो बीजेपी का बुरी हार हुई है, उसके पीछे ये तमाम जो एससी एसटी, अल्पसंख्यक और गरीब, इन लोगों ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया। जो हमारे मतदाता रहे हैं, बीजेपी ने तो कई बार, ये बड़े बीजेपी के नेताओं ने कह दिया, यहां तक कि बंगाल में तो शुभेंदु अधिकारी जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास ये नारा आप बंद कर दीजिए, जिनने हमको वोट दिया है हम उसी का ख्याल रखेंगे, बाकियों का ख्याल हम क्यों रखें। ये संविधान के खिलाफ जाने वाली बात थी, लेकिन बीजेपी के नेता ये कर सकते हैं क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन जिन्होंने वोट इंडिया गठबंधन को दिया, यदि वो अपने आप को अनाथ समझते होंगे या उनका कोई नहीं है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं को उनके साथ खड़ा होना है। इसीलिए ये जन जागरण का पूरा मुहिम चलाई जा रही है। इसमें जो 1 महीने का कार्यक्रम है, इसमें पार्टी के नेताओं को ग्रामीण स्तर पर जुटाने, पर्चे बांटने और संबंधित समुदाय के साथ चर्चा करने के लिए कहा गया है। पार्टी की ओबीसी, अल्पसंख्यक और मछुआरा शाखाएं जिला स्तर पर अभियान चलाएंगी, जबकि जाति गणना के लिए समर्थन जुटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। पार्टी ने राज्य में अपने पदाधिकारियों को, बुद्धिजीवियों को और समुदाय के प्रमुख लोग जैसे डॉक्टर, शिक्षक, अन्य पेशेवरों को जोड़ने का प्रयास करने का भी निर्देश दिया है। यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के जो शाहनवाज आलम है, उन्होंने कहा कि ये एक जन जागरण का अभियान है जो 11 सितंबर को समाप्त होगा। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है, नया नियम अधिनियम यदि पारित हो गया, ये कानून बन गया, तो फिर कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन जो रेलवे से भी ज्यादा है वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन सभी 95% जमीन पे कब्जा है, वो उसके मालिक हो जाएंगे जिनका कब्जा है। और कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज का लॉस है, क्योंकि ये जमीनें जो दी है ये लोगों ने दान दी है। साथ में उन्होंने ये कहा कि हम जातीय जनगणना की तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कलेजियम प्रणाली के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। अब कलेजियम प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाना ये थोड़ा टेक्निकल मामला हो जाएगा, लेकिन बाकी जो है कि पिछड़ों को उनके अधिकारों का एहसास दिलवाना, क्योंकि हमारे देश के दलित भाई, आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक
भाई, ये तमाम जो मतदाता है, इनकी शक्ति तो अपार है, लेकिन इन्हें शक्ति की कोई बार-बार उनको बताना पड़ता है। अक्सर कभी हिंदुत्व के नाम पे उन्हें एक छाते के नीचे लाके उनका उपयोग किया जाता है मतदान के समय, या हर जाति के और उपजाति के ये छोटे-छोटे नेता हैं, ये उनको आगे बड़े पार्टियों में बेचकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और लोग वहीं के वहीं हैं। कहीं न कहीं जैसे हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ के उनके ताकत का उन्हें एहसास किया जा सकता था। तो ये वही क्रम है कि पिछड़ों, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों के बारे में जन जागरूक करना, क्योंकि ये पर्चे बाँट रहे हैं, पर्चे तैयार है, डिटेल उस पे वर्क किया गया है। अभियान तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर एक बात ज़रूर कहूँगा, अभियान एक कांग्रेस चला रही है और कांग्रेस में नेता जो है, वो एयर कंडीशन चेंबर में बैठने के आदी है, एसी चेंबर में बैठने के आदी है। जो कांग्रेस की पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, उन्हें हमेशा दुय्यम दर्जे की ट्रीटमेंट दी जाती है। दिल्ली के नेताओं के साथ जो उनका कुनबा आता है, वो अपने आप को इनका भाग्य विधाता समझता है। फिर पिछली बार जो प्रियंका जी के साथ लोग थे, उनके ऊपर महिलाओं ने आरोप तक लगाए थे शारीरिक शोषण का। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कांग्रेस हर चुनाव में जो कांग्रेस के नेता है वो ये देखते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि चुनाव का पैसा जितना आंटी करो उतना अच्छा है और चुनाव तो हमको हारना ही। इसी मनीषा से नेता तो करोड़पति बनते गए, वर्कर के हाथ में कुछ नहीं रहा और पार्टी की दुर्गति होती रही। सबसे पहले ऐसे अभियान चलाने के पहले कांग्रेस को एक सफाई अभियान अपने अंदर करना होगा। कांग्रेस में ये जो बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हैं या पैसे के लालची बैठे हैं, इन्हें दूर करना होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खरगे साहब, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, वो लोग, वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी को अपने पर्सनल स्टाफ को कब्जे में रखना होगा। नहीं तो चाय से केतली गरम, इससे यदि चले तो ये फॉर्मेलिटी हो जाएगी, फोटो छप जाएंगे अखबार में, नाम के लिए नेता अपनी बड़ी गाड़ी से उतरेंगे एयर कंडीशन से, पर्चा किसी गरीब के घर में देते हुए बता देंगे, या चर्चा करते हुए किसी को आपको अ, दिखाया जाएगा। और वास्तविकता में इन लोगों को एक बात तो सीखनी चाहिए, भाजपा के सिर्फ मुखबिर मत बनिए कांग्रेस में। यदि आपको सीखना है तो भाजपा का संगठन का कार्यकर्ता कितना जी जान लगा के संगठन के लिए काम करता है, ये देखिए। भाजपा ने भी जब पैराट्रूपर्स और बाहर के लोगों को तवज्जो देना शुरू कर दी, दूसरे पार्टी के लोगों को तवज्जो देना शुरू कर दी, तो भाजपा का हश्र भी कांग्रेस जैसा होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को यदि वाकई ये जागरण अभियान सक्सेस करना है, तो उन्हें पूरे ताकत से जो ओरिजिनल कांग्रेसी है, वो सामने लाने होंगे, ना कि तिवारी जी जैसे, जो प्रमोद तिवारी जी की बात करता हूँ, कि जिन्होंने हर समय कभी जो बीजेपी जो भी लखनऊ में सत्ता में बैठा है, उसके गोद में पार्टी गिरवी रखी, अपने और अपने बेटी की जीत सुनिश्चित कर पार्टी के बारे में हमेशा बेचने का काम किया। ऐसे आरोप बार-बार वहां से लगते हैं और वो दिखाई भी देता है, लेकिन फिर राज्यसभा भी प्रमोद तिवारी ही पाते हैं। ये भी दुर्भाग्य है। एक महाराष्ट्र से यूपी के एक मुस्लिम नेता को राज्यसभा लाया गया। महाराष्ट्र का कांग्रेसी पूछता है कि ये हमारे अधिकारों का हनन क्यों, और यूपी के नेता पूछते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी है कौन। समय समय पे रंग बदलने वाले यही नेता यदि राज्यसभा और लोकसभा में जाएंगे, तो फिर पार्टी का वर्कर कहाँ होगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी को जन जागरण अभियान बहुत अच्छी संकल्पना है। इससे योगी जी को परेशानी तो होनी शुरू हो गई, क्योंकि
योगी जी जितने परेशान होंगे, हो सकता है इस जन जागरण अभियान से अमित शाह खुश होंगे, क्योंकि जितने योगी जी जितने ट्रैप में अटकेंगे, उतना दिल्ली खुश होगा। और ये 10 उपचुनाव योगी जी के गले की घंटी बन गए हैं, और उसी के पहले ये जन जागरण, यानी ये कहीं ना कहीं हमला तो योगी पे भी होगा। कांग्रेस अपना वजूद ढूंढने के लिए भी निकली है, लेकिन ये जो पूरी अभियान की धुरा है, वो संभालता कौन है? यदि वो बीजेपी का स्लीपर सेल संभालेगा, तो फिर ये सिर्फ कागज पे रह जाएगी। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।